एसएसटी के इस क्लास में हम बात करेंगे खनिज संसाधनों के विषय में। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो आपकी रीड एसएसटी की यूनिट नंबर 7 का पार्ट है। 7वीं जो हमारी यूनिट है उसमें पूछा गया है संसाधन और विकास के विषय में। दोस्तों तो यहाँ हम देखिएगा संसाधनों के प्रकार जो हैं वो अपने पढ़ चुके हैं। संसाधनों के प्रकार के बाद में संसाधन संरक्षण अपने पढ़ चुके हैं, मृदा को भी पढ़ चुके हैं। आज इस क्लास के अंदर हम खनिज संसाधनों के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं पिछली 6 यूनिट भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। उनका सिलेबस अगर आपने पूरा नहीं किया है तो आई बटन के ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाकर के आप जो है उस सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ लिंक मिल जाएगा साइकोलॉजी की कंप्लीट क्लासेस का। साइकोलॉजी की क्लासेस भी आप यहाँ से पूरी कर सकते हैं दोस्तों, जिसका लिंक भी जो है वो आई बटन पर दिया हुआ है। तो चलिएगा शुरू करते हैं क्लास को। और सबसे पहले हम बात करते हैं खनिजों के विषय में कि खनिज होते क्या हैं, खनिज हम कहते किसे हैं। दोस्तों खनिज हम किसे कहते हैं? खनिज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों खनिजों को हमने विभिन्न वस्तुओं के रूप में देखा होगा। विभिन्न जो हमारी वस्तुएं हैं वो खनिजों से बनती हैं। यहाँ तक कि खनिज हमारे भोजन का भी एक अहम भाग है। सभी चीज़ों के अंदर खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों खनिजों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जब ये टॉपिक हमारे जीवन के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो आप जान सकते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से भी ये हमारे लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों तो खनिज हम किसे कहते हैं? देखिएगा, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला ऐसा पदार्थ जिसका कोई निश्चित रासायनिक संगठन हो। यानी हमने क्या कहा? प्राकृतिक रूप से मिलने वाला, नेचुरल होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कृत्रिम की बात अपने नहीं कर रहे हैं, ये नेचुरल होगा। यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता हो, वो खनिज कहलाता है। दोस्तों क्या कहा हमने? वापस दोहरा देता हूँ कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला ऐसा कोई सा भी पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो, उसे हम खनिज कहा करते हैं। दोस्तों और ये जो खनिज हैं वो सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। ये एक विशेष स्थान पर ही आपको मिलते हैं। जैसे तांबा है वो किसी विशेष स्थान पर मिलता है, चूना पत्थर है वो किसी विशेष स्थान पर मिलता है, सोना है वो किसी विशेष स्थान पर मिलता है। दोस्तों ये या तो किसी विशेष क्षेत्र में मिलेंगे या किसी सेल समूह के अंदर संकेंद्रित होते हैं। दोस्तों और इनमें से कुछ खनिज ऐसे भी हैं जिनको निकालना भी इतना ज्यादा आसान नहीं हुआ करता है। जैसे हम बात करें पेट्रोलियम वगैरह, कुछ ऐसे खनिज भी हैं जो हमें महासागरों के अंदर भी मिलते हैं। दोस्तों तो आप देख सकते हैं खनिजों का वितरण जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खनिज जो है वो विभिन्न प्रकार के जो हमारे भौगोलिक परिवेश हैं उनके अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। दोस्तों हमने क्या कहा? किसी क्षेत्र की विशेष भौगोलिक दशा है, परिस्थितियां हैं, समय है, उसके हिसाब से ये अपने आप निर्मित होते हैं। दोस्तों ये प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा इनका निर्माण होता है। दोस्तों तो क्या कहा हमने? बिल्कुल पूरी तरह से ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही निर्मित होते हैं। इसलिए अलग अलग स्थान की भौतिक दशाएं अलग अलग होती हैं। इसलिए खनिज का जो वितरण है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से हुआ करता है। दोस्तों इन्हें हम देखिएगा, इनके भौतिक गुण है, इनके रंग है, इनके पदार्थ हैं, इनकी कठोरता है और बहुत सारे जो इनके रासायनिक गुण हैं, इनके आधार पर हम इनको बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। दोस्तों तो क्या कहा हमने? नेचुरल रूप से किसी भी स्थान पर ये है, वहाँ के भौतिक दशाओं के आधार पर चट्टानों के अंदर जो है ये निर्मित होते हैं। दोस्तों और इनका एक विशेष जो है वो रासायनिक संगठन हुआ करता है। दोस्तों शेल खनिज अवयवों के निश्चित, एक और परिभाषा हम यहाँ देख सकते हैं कि शेल खनिजों के अनिश्चित संगठन वाले एक या अधिक खनिजों का समूहन है। शेल क्या है दोस्तों? शेल है खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन। आपने शेल शब्द सुन रखा होगा। शेल क्या होती है? शेल विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर के बनी होती है। चट्टानों में हमने इसको देखा था कि शेल क्या है? खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन है, लेकिन उसमें खनिज जो है वो अनिश्चित संगठन के अंदर होते हैं। उसमें एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा खनिज भी हो सकते हैं। शेलों को हम इसी रूप में देखते हैं। इसके बाद में अयस्क शब्द जो है वो आपने बहुत बार सुना होगा। दोस्तों अयस्क किसे कहते हैं? शेल ही है। और शेल क्या है? शेल खनिज अवयवों का अनिश्चित संगठन है। तो शेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। दोस्तों अयस्क शब्द हमने बहुत बार सुना होगा। अयस्क शब्द का अर्थ है कि वे शेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाना है उन्हें अयस्क के नाम से जानते हैं। और शेल किसे कहते हैं? खनिज अवयवों का
एक अनिश्चित संगठन है, एक या अधिक खनिजों का समूहन भी होता है। दोस्तों खनिज हमें डायरेक्ट प्राप्त नहीं होते, उनका शोधन करना पड़ता है, उनको अलग करना पड़ता है, पहचानना पड़ता है। इसके बाद में देखिएगा आगे हम बात करें खनिजों को और अगर हम व्याख्या करना चाहें तो खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। एक खनिज की अपने बात करें तो वो प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। इसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, इसकी एक निश्चित संरचना होगी। खनिज प्रकृति में अनेक प्रकार के रूपों में पाए जाते हैं, कठोर भी है, मुलायम भी है, विभिन्न प्रकार के रूपों में ये पाए जाते हैं। तो दोस्तों हम समझ गए होंगे कि खनिज क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है, एक प्राकृतिक संसाधन है और ये प्रकृति में ही निर्मित होता है बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। इसका एक निश्चित जो है रासायनिक संगठन होता है, समरूपता इसमें पाई जाती है और अलग अलग स्थानों पर इसका रूप अलग अलग हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वहाँ की भौतिक जो दशाएं थी वो किस प्रकार की थी दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं खनिजों के प्रकारों के विषय में, जो हमारे पाठ्यक्रम में दे भी रखा है कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार के हुआ करते हैं। दोस्तों लगभग पृथ्वी पर 3000 से भी ज़्यादा खनिज है। दोस्तों कितने बात की हमने, 3000 से भी ज़्यादा प्रकार के जो खनिज हैं वो पृथ्वी के ऊपर उपस्थित है। संरचना के आधार पर जो है सामान्यतः हम इन्हें धात्विक और अधात्विक के अंदर बांट करके चलते हैं। कौन कौन से धात्विक और अधात्विक आते हैं दोस्तों। इसके अलावा ऊर्जा जो खनिज हैं उनके विषय में भी हम इसको बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं धात्विक खनिजों के विषय में। पहला जो खनिज का प्रकार है वो आता है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज कौन से होते हैं दोस्तों। धात्विक खनिज जो है वो हमें कच्चे रूप में ही प्राप्त होते हैं। धातु कौन सी होगी, आपने विभिन्न प्रकार की धात्विक चीजें अपने आसपास में देख रखी होंगी। धातुएं कठोर पदार्थ होती हैं। धातु का जो हमारी विशेषता रहेगी, धातु की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि धातु कठोर होती है। धात्विक जो खनिज होंगे वो कठोर पदार्थ होंगे और दूसरी बात ये हमेशा क्या होंगे, ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी ऊष्मा और विद्युत दोनों के ही ये देखिए सुचालक होते हैं और ये चमक इनकी एक मुख्य विशेषता होती है। इनके सतह चिकनी होगी और चमकदार भी हुआ करती है। प्रकाश जब इनके ऊपर पड़ता है तो ये चमकती है दोस्तों। तो ये होते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज कौन से होंगे, जिनमें धातु की प्रधानता होती है और धातु की मुख्य विशेषता ये है कि एक तो ये कठोर होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की ये सुचालक होती हैं, साथ ही साथ इनमें एक चमक भी देखने को मिलती है। ये प्रकाश का परावर्तन भी करती है दोस्तों। देखिएगा धात्विक खनिजों को भी आगे हम बांट सकते हैं, लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। लोह धात्विक खनिज हम किसे कहेंगे, लोह धात्विक खनिज हम उन्हें कहेंगे जिन खनिजों में लोह की प्रधानता होती है, लोह होता है, वो लोह धात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे लोह अयस्क हो गया, मैंगनीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारे के सारे, क्रोमियम हो गया, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, लोहा प्रधान होते हैं, इसलिए हम इन्हें लोह धात्विक खनिज कहते हैं। तो क्या कहा हमने, खनिज का पहला प्रकार था धात्विक खनिज, जिसे हम लोह और अलोह के रूप में बांट सकते हैं। लोह धात्विक खनिज कौन से होंगे, ऐसे धात्विक खनिज जिनमें लोह धातु यानी जिसमें लोहे का अंश हो दोस्तों। अलोह धात्विक खनिज कौन से हो गए, ऐसे खनिज जिनमें लोहा नहीं होता है। ऐसे खनिज जिनमें लोहा नहीं होगा वो अलोह धातु खनिज कहलाते हैं। जैसे तांबा हो गया, सीसा जस्ता हो गया, बॉक्साइट हो गया, इनके अंदर देखिएगा अलोह होता है, यानी कि लोह की प्रधानता इनमें नहीं हुआ करती। इसके अलावा देखिए सोना भी हो गया, सोने में लोहे की प्रधानता नहीं हो सकती, सोने में लोहा नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद में कुछ इन्हीं में से हम बहुमूल्य खनिजों के रूप में भी बांट सकते हैं दोस्तों। तीसरा प्रकार, यहाँ हम वो चीजें ले रहे हैं जो धात्विक तो है लेकिन वो बहुत ज्यादा बहुमूल्य है दोस्तों। सामान्यतः हम इसको दो ही भागों में बांटते हैं, लोह और अलोह के अंदर। अगर अपने डीप में जाना चाहें तो इसको बहुमूल्य खनिजों के रूप में भी बांटा जाता है दोस्तों। बहुमूल्य खनिज कौन से हो गए, ऐसे खनिज जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया दोस्तों। और वर्तमान में तो आपने देखा ही होगा कि सोने का जो रेट है वो किस गति से बढ़ रहा है, तो यही इसकी बहुमूल्यता को दर्शाता है। इसके बाद में देखिएगा दूसरा जो प्रकार था वो होते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज कौन से होंगे, इनमें किसी प्रकार की धातु नहीं होगी, यानी ये विद्युत के सुचालक नहीं होते, ऊष्मा के सुचालक नहीं होते, ये इनके सतह चिकनी भी नहीं होती, प्रकाश का विशेषता ये परावर्तन भी नहीं किया करते हैं दोस्तों। इनमें धातु नहीं होती, इसलिए हम इन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल इनके कौन से हो गए, जैसे कि अब्रक हो गया, नमक हो गया, पोटाश हो गया, सल्फर हो गया, चुनास्म हो गया, संगमरमर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया। यानी धात्विक की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं हमें इसमें नहीं मिलेगी। इसकी सतह देखिएगा इतनी चिकनी नहीं हुआ करती है, ये प्रकाश का परावर्तन नहीं करती है, प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेती है दोस्तों, यानी प्रकाश को वापस रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं जितना धातु करती है। और इनकी जो सतह है वो इतनी ज़्यादा चमकदार भी नहीं होती दोस्तों, संगमरमर की होती है लेकिन उसे घिस करके बनाया जाता है। नेचुरल रूप से संगमरमर इतना ज़्यादा जो है वो परावर्तनकारी नहीं हुआ करता, इतना ज़्यादा चमकदार नहीं हुआ करता है दोस्तों। इसके बाद में एक और प्रकार जो हम इसका देख सकते हैं वो है ऊर्जा खनिज, यानी ऐसे खनिज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। ये वे सारे खनिज हैं जिनसे हमें किसी न किसी रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं खनिजों के निष्कर्षण के विषय में, कि खनिजों का जो निष्कर्षण है वो किस प्रकार से होता है। इसमें कुछ एक शब्दावलियां हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खनन। हम खनन कहते किसको हैं दोस्तों? खनन हम कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर, सतह के अंदर जो भी दबी हुई शैलें हैं उनसे खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम खनन कहते हैं। खनन क्या है? खनन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसके अंदर पृथ्वी की सतह के अंदर दबी हुई शैलों से खनिजों को बाहर निकाला जाता है दोस्तों, उसे हम खनन के नाम से जानते हैं। दूसरा, खनन जो है वो कितने प्रकार का हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है? एक तो होता है विवृत खनन। विवृत खनन कौन सा होगा? जो खनिज हमारे यहाँ कम गहराई पर उपस्थित होंगे, यानी जिनके लिए गहरा खोदना नहीं पड़ता है, जो खनिज कम गहराई में उपस्थित होते हैं, वो पृष्ठीय जो हमारी पृथ्वी का स्तर है, पृष्ठीय स्तर को हटा करके ही प्राप्त किए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। ऐसे खनन को हम विवृत खनन के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा कूप की खनन। कूप की खनन कौन सा हो गया? जिन्हें गहन वेधन के बाद में निकाला जाता है, यानी ये बहुत ज्यादा डीप में जब खनन किया जाता है तो उसे हम कूप की खनन के नाम से जानते हैं। यानी अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए जो कूपक बनाए जाते हैं उन्हें हम उस प्रक्रिया को हम जो है कूप की खनन के नाम से जानते हैं दोस्तों। फिर शब्द आता है हमारे सामने प्रवेधन। ये क्या होता है? जैसे कि दोस्तों प्राकृतिक गैस है वो धरातल के बहुत नीचे पाई जाती है दोस्तों, तो उन्हें बाहर निकालने के लिए गहरे कुओं की खुदाई की जाती है। इस खुदाई करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रवेधन के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा आगे जो बात आती है आखनन। आखनन हम किसे कहते हैं? आखनन कहते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की सतह है उसके निकट ही स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से निकाला जा सकता है उसे हम आखनन के नाम से जानते हैं। खनन क्या है? खनिज जो पृथ्वी की सतह के नीचे दबे हुए जो हमारे खनिज निक्षेप है उनको प्राप्त करने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। विवृत कब होगा? जब ऊपर से ही पृथ्वी सतह पर ही जो है हटा करके निकाल लिया जाता है तो उसे हम विवृत खनन कहते हैं। और अंदर गहरे में जान करके खनन करने के लिए कूपक बनाए जाते हैं और उसे हम कूप की खनन के नाम से जानते हैं। प्रवेधन जैसे कि प्राकृतिक गैस जो हो गई वो उसके लिए बहुत गहन कुओं की खुदाई की जाती है दोस्तों, कूपकों की खुदाई की जाती है जिसे हम प्रवेधन के नाम से जानते हैं। और आखनन क्या है? आखनन होता है पृथ्वी की सतह के निकट जो स्थित खनिज है उनको जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है उसे हम आखनन के नाम से जानते हैं। ये कुछ एक शब्द थे दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे भारत के मुख्य खनिज कौन से हैं और उनके वितरण स्थल कौन से हैं दोस्तों। ये टॉपिक भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में स्थित लौह अयस्क की पेटियों के विषय में, कहाँ कहाँ ये है। तो सबसे पहले जो हमारी आती है वो है ओडिशा झारखंड की पेटी। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का अयस्क पाया जाता है। हेमेटाइट क्या है? एक लौह अयस्क का ही प्रकार होता है दोस्तों। इसमें लौह अयस्क जो है वो कहाँ कहाँ है? तो देखिए मयूरभंज, केंदुझर में बादाम पहाड़ खदानों से ये निकाला जाता है। झारखंड के सिंहभूमि जिले में गुआ और नोवामुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है दोस्तों। यहाँ आपसे जो प्रश्न है वो खनन को कहाँ से, कौन से खान से कौन सा खनिज मिलता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ओडिशा झारखंड में जो है हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। मयूरभंज केंदुझर जिले से बादाम पहाड़ियों से ये निकाला जाता है। झारखंड के ही सिंहभूमि में गुआ और
नोवामुंडी से भी हेमेटाइट का खनन किया जाता है दोस्तों। फिर देखिएगा अगली जो पेटी है, खनन की जो पेटी है वो है दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी। ये पेटी जो है वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला? बस्तर जिला। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अत्यंत उत्तम किस्म का जो है हेमेटाइट हमें मिलता है दोस्तों। कहाँ? तो बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कौन सी? बेलाडीला पहाड़ी। ये नाम आपको याद रखने होंगे। बेलाडीला की पहाड़ियों से कौन सा खनिज मिलता है? हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है जो छत्तीसगढ़ के अंदर पाया जाता है। इसमें इस्पात बनाने के आवश्यक सारे गुण, सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन खदानों से जो लोहा निकाला जाता है वो विशाखापट्टनम से जापान और दक्षिणी कोरिया को भेजा भी जाता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये चीजें हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीजें महत्वपूर्ण है वहीं से प्रश्न पूछा जाता है जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखिएगा बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुकमुरु जो पेटी है उसकी अपने बात कर लेते हैं। ये कर्नाटक की इस पेटी में रह गई। ये कर्नाटक की एक देखिए पेटी है। इस पेटी में लौह अयस्क की वृद्ध राशि संचित है, यानी बहुत सारे लौह की मात्रा यहाँ पर है। कर्नाटक की कौन सी खाने? कुद्रेमुख। ये आपको विशेषता नाम याद रखना है, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख किस लिए जाना जाता है? लौह अयस्क के लिए जाना जाता है कुद्रेमुख की खाने। यहाँ 100% जो है निर्यातक इकाइयाँ मौजूद है। कुद्रेमुख जो निक्षेप है वो विश्व के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक है दोस्तों। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि कुद्रेमुख जो है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर लौह अयस्क के सबसे बड़े निक्षेप, संसार के सबसे बड़े निक्षेप माने जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में अगली जो पेटी आती है वो है महाराष्ट्र गोवा पेटी। ये जो पेटी है वो गोवा और महाराष्ट्र राज्यों में है और इनके रत्नागिरी जिले में स्थित है। यहाँ का लोहा जो है वो उत्तम प्रकार का तो नहीं है, लेकिन इसका दोहन किया जाता है। इसके बाद में देखिएगा ये खनिज अन्य राज्यों की बात करें तो कहाँ कहाँ मिलता है, राज्यों के रूप में भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है ये लोह खनिज हमें प्राप्त होता है दोस्तों। इसके बाद में अगले खनिज की बात करें तो वो है मैंगनीज। और मैंगनीज में क्या है देखिएगा दोस्तों, मैंगनीज मुख्य रूप से जो है इस्पात के विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात के अंदर इसका यूज होता है दोस्तों। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ इसका उपयोग है ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट आदि बनाने में भी किया जाता है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा जो है वो मैंगनीज का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रह गया दोस्तों। इसके बाद में भारत में मैंगनीज के जो निक्षेप है वो कहाँ कहाँ है, तो वो है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में दोस्तों ये सारे के सारे फैक्ट हैं, हमें याद ही करने पड़ेंगे। इनके अलावा इसका कोई और उपाय हमारे पास में नहीं है दोस्तों। तो जितने बार इनको बार बार पढ़ेंगे ये चीजें आपको याद होती चली जाएगी। तांबे के भंडार बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये घातवर्धेय है, इसको फैलाया जा सकता है दोस्तों। और साथ ही साथ ये ताप का बहुत अच्छा सुचालक होता है, इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो उपयोग है बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और रसायन उद्योगों में बहुत ज्यादा बार किया जाता है दोस्तों। मध्य प्रदेश की बालाघाट की जो खदानें हैं उसमें लगभग 52% जो है वो तांबे का उत्पादन होता है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। झारखंड का सिंहभूमि जिला भी है, वो तांबे के लिए उपयोगी रह गया दोस्तों। राजस्थान की बात करें तो खेतड़ी है। खेतड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसे विशेष याद रखना पड़ेगा। राजस्थान को देखेंगे तब भी वहां पर हमें इसको दोबारा भी देखना होगा दोस्तों। अब हम बात करें भारत में तांबा कहाँ कहाँ है, तो मुख्यतः देखिएगा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश में जो है ये उत्पादित हुआ करता है दोस्तों। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं भारत में बॉक्साइट कहाँ कहाँ उत्पादित होता है। देखिएगा यद्यपि अनेक अयस्क ऐसे हैं जिनमें एल्यूमिनियम पाया जाता है, बहुत सारे हैं जहां पर एल्यूमिनियम मिलता है, लेकिन सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जो है वो पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की जो रचना है वो एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध
व्यापक भिन्नता वाले चट्टानों के विघटन से होती है दोस्तों। ये ज़्यादा कोई गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है इसके, बस इस बात को समझ लीजिएगा कि बॉक्साइट निक्षेपों की जो रचना है वो एल्यूमिनियम सिलिकेटों वाली जो चट्टानी है उन्हीं के विघटन से होती है दोस्तों। तो एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि ये लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का भी होता है और सुचालक भी होता है दोस्तों। आपने देखा होगा आजकल एल्यूमिनियम के गेट हैं, खिड़कियां हैं, वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आज के संबंध में धातु है दोस्तों। तो भारत में बॉक्साइट के निक्षेप कहाँ कहाँ हैं ये हमें विशेषता याद रखना है और हमारा सारा टारगेट यही होना चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो यहीं से आते हैं। अमरकंटक पठार हो गया, मैकाल की पहाड़ियां हो गई, बिलासपुर हो गया, कटनी के पठार हो गया, यहाँ पर ये पाया जाता है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, आपसे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं या तो जो है खनिजों के प्रकार से, धात्विक अधात्विक वाली बात की वहां से पूछा जा सकता है एक प्रश्न। दूसरा, अगर कोई प्रश्न बनता है तो वो खनिजों के वितरण से संबंधित है, वो या तो फिर भारत में वितरण से संबंधित से पूछेगा या फिर वो पूछेगा विश्व में खनिजों के वितरण से संबंध में। तो दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उड़ीसा जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है। उड़ीसा सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है। यहाँ पर कोरापुट जिले में है जो पंचपतमाली जो निक्षेप है वो राज्य की सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। ये शब्द देकर के आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये जो खान है कहाँ है और किससे संबंध रखती है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं जो इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं, तो वो रह गए हमारे महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर ओडिशा, फिर गुजरात है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और तमिलनाडु आदि जो हैं वो बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं दोस्तों। भारत में अभ्रक की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों और पत्तन क्रम में पाया जाता है दोस्तों। इसमें चादरें जो आसानी से बनती हैं और ये चादरें इतनी महीन हो सकती हैं कि 1000 प्रति कुछ सेंटीमीटर की ऊंचाई में ही समाहित हो सकती है दोस्तों। अभ्रक कैसा होता है देखने में, तो काला, हरा, लाल, पीला अथवा भूरे रंग का भी हो सकता है दोस्तों। अभ्रक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो है वो पैरा विद्युत शक्ति वो सबसे ज़्यादा होती है। ऊर्जा ह्रास का जो गुणांक है वो बहुत ही कम होता है। विसंवाहन के गुण इसमें पाए जाते हैं। उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता होती है इसमें। इसी के साथ साथ अभ्रक जो है विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभ्रक की ईंटें जो हैं, जो भट्टियाँ होती हैं जहाँ पर कुछ बनाया जाता है, तो उनकी दीवारों में भी इसको काम में लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताप को सहन करने की ताकत रखती है दोस्तों। तो ये इसकी उपयोगिताएं थी, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही रह जाता है कि ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, भारत में इसके निक्षेप कहाँ कहाँ हैं। तो अभ्रक के जो निक्षेप हैं वो देखिएगा छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी पठारी किनारों में ये पाया जाता है। बिहार, झारखंड के जो कोडरमा, गया, हजारीबाग जो पेटी है वहाँ पर ये खनिज मुख्यतः पाया जाता है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास ही हैं। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी इसके लिए प्रमुख उत्पादक रहेगी। अभ्रक खनिज उत्पादकता में भारत का मुख्य स्थान हम देख सकते हैं दोस्तों, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसके जो निक्षेप हैं वो झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में मिलते हैं। और भारत जो है विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। बस इसीलिए यहाँ से जो है वो प्रश्न बनने की संभावना है। बाकी ऐसा मत मानिएगा कि किसी भी वो खनिज को उठा करके पूछ लेता है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पत्र होते हैं कि ये इतनी बड़ी जो बात है वो आप सामान्य जानकारी इसकी रखते हैं या नहीं रखते हैं दोस्तों। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं गोल्ड की, सोने की। तो भारत में सोना भी मिलता है दोस्तों। कोलार में जो है वो सोने के निक्षेप हमें देखने को मिलते हैं। कर्नाटक का जो कोलार है वो सोने के निक्षेपों के लिए जाना जाता है। ये खाने विश्व के सबसे गहरी खानों में से एक है और ये कोई अच्छी उपलब्धि नहीं है दोस्तों। ये खराब बात है कि गहरी खाने यहाँ हैं, क्योंकि जितना गहरा होता जाएगा उतना ही महंगा भी होता चला जाता है। इसलिए ये प्रक्रिया जो है यहाँ से खनन करने की बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है दोस्तों, इसलिए बहुत ज़्यादा उपयोगी भी नहीं है। नमक की बात करें तो नमक जो है हम जानते हैं समुद्र या झीलों से ही प्राप्त किया जाता है, शैलों से भी प्राप्त किया जा सकता है। भारत जो है नमक के अंदर मुख्य अग्रणी है और ये इसका निर्यात भी करता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत में चूना पत्थर के विषय में।
तो चूना पत्थर कहाँ है और क्या होता है चूना पत्थर? तो चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी हुई चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों, और ये अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में होगा। और हम जानते हैं अवसादी चट्टानें कैसे बनती हैं, जो हमारे कायांतरित और जो हमारी आग्नेय चट्टानें हैं उनके टुकड़ों और पेड़ पौधों के जमा होते रहने से ही धीरे धीरे कालांतर के अंदर जो है अवसादों के रूप में चट्टानों का निर्माण होता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करता है दोस्तों। ये बात इंपॉर्टेंट है कि चूना पत्थर जो है उपयोग इसका क्या है, सीमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और इसके लिए ये कच्चा माल है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों। लोहा प्रगलन भट्टियों के लिए भी ये अनिवार्य है दोस्तों। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य खनिजों के विषय में भी, टेबल के रूप में हम इनको देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करें कोयला। तो कोयला कहाँ रह गया? झारखंड में। बॉक्साइट है वो उड़ीसा में रह गया। क्रोमाइट कहाँ रह गया? उड़ीसा में रह गया। कच्चा लोहा उड़ीसा में रह गया। मैंगनीज है उड़ीसा में रह गया। लीड और जो जिंक है वो कहाँ रह गया? वो रह गया राजस्थान में। कैल्साइट कहाँ रह गया? राजस्थान में रह गया। ये मुख्यतः उत्पादक की अपनी बात कर रहे हैं, तो किसी न किसी रूप में अगर जो प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं वो इन्हीं में से पूछे गए हैं। जिप्सम की बात करें तो वो कहाँ रह गया? राजस्थान में रह गया। क्वार्टज राजस्थान में। ऐदह जो खनिज है वो आंध्र प्रदेश में। चूना पत्थर आंध्र प्रदेश में। अब्रक हो गया, बेराइट्स हो गया आंध्र प्रदेश में। हीरा मध्य प्रदेश में। तांबा मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। सोना कर्नाटक में है। कोरंडम जो है वो महाराष्ट्र में है। सेंधा नमक जो है वो हिमाचल प्रदेश में होता है। और इसी के साथ कच्चा तेल जो है वो राजस्थान में भी है। प्राकृतिक गैस जो है वो आसाम में है। ये कुछ एक प्रमुख उत्पादक राज्य अपने मान करके चलते हैं जिनमें से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो वो सारे के सारे टेबल के अंदर हमने देख ली। यहाँ आप देखिए मानचित्र में भी आप देख सकते हैं। यहाँ हम बात करें कोयले की, ये जो है वो कोयले का साइन है। कोयला आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में कोयला होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में देखिएगा कोयला का प्रमुख उत्पादक रह गया। मध्य प्रदेश में भी कोयला होता है। इसके अलावा देखिएगा ये हमारा बिहार और झारखंड के अंदर भी कोयला का स्थान है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल में भी कोयला रह गया दोस्तों। तमिलनाडु में भी आप कोयले को देख सकते हैं। राजस्थान में भी कोयले के भंडार हैं और जम्मू कश्मीर में भी ये देखा जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी कोयला हमारे यहाँ ठीक ठाक पाया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम देखिएगा बात करें खनिज तेल के विषय में। ये खनिज तेल का जो साइन यहाँ दे रखा है तो अरब सागर के अंदर ये हमारे लिए मुख्यतः इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये देखिएगा जो गुजरात की ये जो पेटी है यहाँ पर जो है मुख्यतः तेल मिलता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा यूरेनियम की अपने बात कर लेते हैं। तो यूरेनियम जो है वो केरल के अंदर आप देख सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान के अंदर भी इसका साइन यहाँ पर देखा गया है, तो यहाँ भी ये उत्पादित होता है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस मुख्यतः देखिएगा गुजरात में रह जाती है दोस्तों। प्राकृतिक जो गैस है वो मुख्यतः गुजरात में रहेगी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के इस भाग में असम के पास में भी ये देखिएगा उपस्थित है, तो यहाँ भी प्राकृतिक गैस निकाली जा सकती है दोस्तों। ये प्राकृतिक गैस के हिस्से हैं। इसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित जो है वो एक तो तमिलनाडु का क्षेत्र रह गया, एक जो है वो रावत भाटा रह गया दोस्तों। इसके अलावा दिल्ली के पास ये देखिएगा नरोरा रह गया। ये जो सारे के सारे जो हैं वो कौन से रह गए? नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र रह जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा कर्नाटक में भी आप नाभिकीय देख सकते हैं। और तारापुर का नाम आपने काफ़ी ज़्यादा सुन रखा होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये कुछ एक बातें खनिजों के विषय में, भारत के प्रमुख खनिजों के विषय में हमने कर ली है दोस्तों। अब हम बात करेंगे विश्व में खनिजों के वितरण के विषय में। तो सबसे पहले हम एशिया को देख लेते हैं। चीन और भारत के पास जो है विशाल लौह अयस्क के भंडार हैं, यानी पूरे एशिया को एक साथ ही देख लेते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें जब हमने महाद्वीपों को पढ़ा था तो वहाँ भी हमने देखी थी। चीन और भारत के पास विशाल लौह के भंडार हैं। इस महाद्वीप में विश्व का लगभग आधे से ज़्यादा टीन का उत्पादन होता है, यानी टीन की दृष्टि से भी ये महाद्वीप इम्पोर्टेंट है। चीन के अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के टीन उत्पादक देश हैं, यानी टीन के अंदर एशिया का मुख्य स्थान रह जाता है दोस्तों। इसके अलावा एशिया के अंदर मैग्नाइज और बॉक्साइट है, निकल है, जस्ता है, तांबा है, इसके भी भंडार हमें देखने को मिलते हैं। चीन मुख्य उत्पादक रह गया किसका? सीसा का, एंटीमनी का, टंगस्टन का रह गया। इनके उत्पादन में अग्रणी माना जाता है दोस्तों, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं यूरोप के विषय में। तो यूरोप में देखिएगा क्या है, यूरोप में लौह
अयस्क के अंदर ये मुख्य उत्पादक माना जाता है, अग्रणी माना जाता है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस लौह अयस्क के मुख्य भंडार वाले देश रह गए हैं दोस्तों। लौह के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम औद्योगिक क्रांति के अंदर इसका मुख्य योगदान भी मान करके चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा, तांबा हो गया, सीसा हो गया, मैंगनीज हो गया, निकल हो गया, इनके भंडार पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस के अंदर उपस्थित हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख खनिज कौन कौन से रह गए, तो यहाँ हम देख सकते हैं खनिज का जो निक्षेप है वो 3 क्षेत्रों में है। एक तो ग्रेट लेक की बात हमने पहले भी की थी, ग्रेट लेक के उत्तर में, एक कनाडियन शील्ड प्रदेश में और अपलेशियन पर्वत प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाओं में ये उपस्थित हैं दोस्तों। अब यहाँ आप देख सकते हैं पश्चिमी कार्डिलेरा में जो है वो तांबा मिलता है, सीसा मिलता है, जस्ता मिलता है, सोना मिलता है और चांदी के विशाल भंडार यहाँ पर उपस्थित हैं दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा, यहाँ पर लौह अयस्क है, निकल है, सोना है, यूरेनियम है, तांबा है, इनका जो भंडार है वो कनाडियन शील्ड प्रदेशों में होता है दोस्तों। इसके अलावा कोयला भी अपलेशियन प्रदेश में होता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के विषय में। ब्राजील काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क के बड़े भंडार पाए जाते हैं दोस्तों। चिली और पेरू जो है वो तांबे के लिए जाना जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। इसके बाद में दक्षिणी अमेरिका के पास क्या क्या है, सोना है, चांदी है, जस्ता है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, बॉक्साइट है, अब्रक है, प्लेटिनम है, एस्बेस्टोस है और हीरा है दोस्तों। वैसे तो देखिएगा, लगभग महाद्वीपों में सभी प्रकार के खनिज होते ही हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से प्रश्न पूछें। प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना है, वापस दोहरा देता हूँ, या तो जो हमारे धातुओं के प्रकार थे, खनिजों के प्रकार थे, वहां से पूछे जा सकते हैं, या फिर भारत में खनिजों के वितरण से संबंधित सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा, यहाँ खनिज तेल की बात करें तो वो रह गया वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में ये देखने को मिलता है, वहां पर पाया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें अफ्रीका के विषय में, तो देखिएगा अफ्रीका खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफी धनी है। यहाँ हीरा है, सोना है, प्लेटिनम है और इनका ये जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है। इसलिए देखिएगा मेन चीजें तो यहीं रहेगी ना, हीरा हो गया, सोना हो गया, महंगी जो धात्विक खनिज थे वो सारे के सारे यहीं पर रह जाते हैं दोस्तों। यहाँ आप देखिएगा दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे जो हैं विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करता है। तो देखिएगा दोस्तों, जहाँ सोना उत्पादित होता है तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है दोस्तों। तांबा भी होता है यहाँ, लौह अयस्क भी है, क्रोमियम भी है, यूरेनियम भी है, कोबाल्ट भी है, बॉक्साइट है, ये दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले मुख्य खनिज है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें तेल की, तो नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में ये पाया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के विषय में, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन से खनिज हैं, तो ये बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है बॉक्साइट का, इसलिए पूछा जा सकता है दोस्तों। यहाँ से देखिएगा सोना, हीरा, लौह, टिन और निकल सभी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज में भी ये संपन्न है। काल, गुरली और कूल गाड़ी, ये दोनों ही क्षेत्र हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सोने के बहुत बड़े निक्षेप हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। अंटार्कटिका की बात करें, वैसे यहाँ से खनिजों का उत्पादन उतनी दृष्टि से नहीं होता है दोस्तों, ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है, बस भंडार हैं। तो ट्रांस आर्कटिक पर्वत में जो है कोयले के भंडार यहाँ पर मुख्यतः पाए जाते हैं। इसके अलावा लोहा है। आपको यहाँ पे विशेषतः 2 ही बातें याद रखनी है, कौन से खनिज हैं, या तो कोयला है या हम किसकी बात कर रहे हैं, लोहे की बात अपनी कर रही हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ देखिएगा लोहा है, सोना है, चांदी है, ये भी कुछ मात्रा में उपलब्ध है दोस्तों। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं खनिजों के संरक्षण के विषय में दोस्तों, क्योंकि खनिज सीमित हैं, और सीमित क्यों है, क्योंकि ये एक अनवीकरणीय संसाधन है दोस्तों। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्षों का समय लग जाता है, बहुत लंबे समय के बाद में जो है वो खनिज बनते हैं दोस्तों और काम में आने लायक होते हैं। लेकिन ये जो है मानवीय उपभोग की जो स्पीड है और जो दर है, उसकी तुलना में निर्माण की दर की बात करें तो वो बहुत ही कम है। यानी जिस गति से मानव इनका उपयोग करता है, उपभोग करता है, उस गति से ये पुनः निर्मित नहीं होते हैं दोस्तों। तो यहाँ हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, खनिजों का संरक्षण, यानी उनका तार्किक उपयोग करना आवश्यक है। इसे ही हम खनिजों का संरक्षण कह सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बचा रहे दोस्तों। तो यहाँ हमें इसके लिए आवश्यक है खनन की जब जो
जो प्रक्रिया है उसके अंदर बर्बादी को घटाया जाए, यानी कम से कम जो है वो बर्बाद हो, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लिया जा सके। इसी के साथ हम कह सकते हैं धातुओं का जो है पुनर्चक्रण, यहाँ न मान करके चलिएगा दोस्तों। पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका भी अपने मान करके चलते हैं, क्योंकि धातुओं को रिसाइकिल किया जा सकता है तो दोबारा उनका उपयोग किया जा सकता है। इससे जो है खनिजों को संरक्षित किया जा सकता है दोस्तों। तो खनिजों को संरक्षण करने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, एक तो हम उनका उपयोग ही क्या करें दोस्तों, कम करेंगे तो भी हमारे लिए अच्छा है। पुनर्चक्रण करें, उनको बार बार काम में उनको लिया जाए दोस्तों। तो इन्हीं के द्वारा जो है हम खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी खनिजों से संबंधित सारी बातें जिनको अपने कर चुके हैं। अगली क्लास में हम ऊर्जा संसाधनों के विषय में जानेंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी टेस्ट सीरीज को तो वो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। जल्दी ही हिंदी की जो है वो टेस्ट सीरीज भी अपने यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। बढ़िया टेस्ट आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा हमेशा की तरह जो आपको इस क्लास का जो PDF है वो हमारे या तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा या हमारी ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप हमारे साथ नियमित तैयारी करना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबा लेना, ताकि क्लास आते ही तुरंत प्रभाव से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।